अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुंद्रा मेंशन रिसान अपने दादू के कमरे में बैठा हुआ था। आज वो उनसे पूरे 2 महीने बाद मिलने आया था, और वो भी इसलिए कि उन्होंने उसके अकाउंट में अजीब सी शर्त शामिल कर दी थी जिससे वो परेशान था। आप ये क्या कर रहे हैं दादू? मैंने क्या किया है? दादू बोले। आपने ये क्या किया है? जब मेरी शादी ही नहीं हुई है तो फिर मेरा पैसा मेरी बीबी का कैसे हो गया? तो कर लो शादी और बन जाओ 50 करोड़ के मालिक, दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं। वो उसे परेशान देखकर मन ही मन हंस रहे थे। और अगर मैं कहूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, ये पैसे वैसे ही रहेंगे मगर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं बस इतना चाहता हूँ मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हारी आंखों में कोई बस जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है मैं रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता। सब एक झूठ होता है। लोग पहले प्यार करते हैं, फिर शादी, और फिर उन्हें कोई और पसंद आ जाता है तो वो जिससे प्यार के दावे करते हैं उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि उस मासूम के बारे में भी नहीं सोचते हैं जो उनकी गलतियों की सज़ा भुगतने के लिए मजबूर होता है। अपनी इस कड़वाहट को बाहर निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते हो रिशान? कब तक ऐसा करोगे? ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मगर ये ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई ऐसा ही हो। दादू उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार से कहते हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि वो ऐसी नहीं होगी? रिसान मुड़कर उन्हें देखता है। मैं लेता हूँ इसकी गारंटी। देखो, मुझे एक लड़की पसंद है और अगर तुम्हें कोई और अच्छी लगती है तो बता दो, वरना मैं वहाँ बात करता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। एक ज़रूरी काम याद आ गया है, आपसे इस बारे में फिर आकर बात करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो उनकी तरफ ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए देखता है, फिर बाहर निकल जाता है। दादू वहीं पर बैठ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, बरसों पहले अगर तुम्हारे माता पिता अलग ना हुए होते तो शायद आज तुम कुछ और होते। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्ता दिल से निभाते हैं, ना कि दिमाग से। मौसम का घर। आज दिशा से मिलने के बाद मौसम कुछ रिलैक्स फील कर रही थी। उसे अब यकीन था कि पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा और वो अपनी बहन को बचा लेगी। घर के बाकी लोग सो गए थे और अब बस वही बची हुई थी। उसने अपने कमरे में एंट्री करते हुए अपनी छोटी बहन को बेखबर सोते हुए एक नज़र देखा, फिर आकर अपने बेड पर सो गई। अब सब ठीक हो जाएगा यकीनन, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं दिन रात मेहनत करके सारा कर्जा चुका दूंगी। वो अपनी बहन को देखकर सोचती है, फिर सुकून से आंखें मूंद लेती है। रिसान एक पार्टी में आया था सुकून की तलाश में, मगर यहाँ पर भी वो बेचैन ही था। दादू की बातें और उसका नया काम सब आपस में उलझ गए थे। कहाँ वो अपना खुद का होटल खोलना चाहता था और कहाँ ये सब हो गया था। उसने सोचा था कि कुछ दिन फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके वो एक्सपीरियंस और पैसे दोनों इकट्ठा कर लेगा और फिर अपना खुद का काम शुरू करके सबसे अलग हो जाएगा। मगर उसके साथ उल्टा हो गया था। उसके दादू उससे 4 कदम आगे निकले थे और अब उन्होंने उसके सामने अजीब सी शर्त रख दी थी जिसके बारे में सोच सोच कर वो पागल हो रहा था। हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए वो आधे नशे में सामने स्टेज पर डांस करती हुई लड़कियों को देख रहा था। तभी एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। हे हैंडसम, कैन यू डांस विथ मी? वो भी नशीली आंखों से रिसान को देखती है। उसने काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे जिससे उसका खूबसूरत बदन झांक रहा था। रिसान मुड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। उसे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गेट लॉस्ट, वो कहता है तो वो लड़की उसे हैरानी से देखती रह जाती है। उसे यूं देखते हुए देखकर रिसान फिर से चीखता है, सुनाई कम देता है क्या? आई से लीव मी। वो लड़की सहम जाती है और वहां से हट जाती है। उसके जाते ही अंतरा वहां आ जाती है जो ये सब देख रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो? आई मीन ऐसी लड़कियां तो तुम्हारी कमजोरी है ना। वो खुद आई थी तुम्हारे पास। अंतरा उससे मुस्कुराते हुए कहती है, रिसान, कुंद्रा की कोई भी कमजोरी नहीं है, समझी? ऐसी रोज आती हैं और हजारों आती है। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये कहकर वो एक सांस में ही पूरी ड्रिंक खाली करता है और ग्लास उसे पकड़ा कर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है।
इसे हुआ क्या है, परेशान लग रहा था बहुत। अंतरा उसे जाते हुए देखकर सोचती है। मौसम दिशा की कुलीग की मदद से उस आदमी से मिलने आती है जिससे वो अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे लोन पर लेना चाहती थी। वो एक 7 स्टार होटल था, उस आदमी ने उसे बुलाया था। मौसम को ये जगह कुछ अजीब सी लगी थी, मगर फिर उसने सोचा कि दोपहर के 2:30 बजने वाले थे, दिन का वक्त था, वो जल्दी ही उस आदमी से बात करके चली जाएगी। उस आदमी ने बताया था कि वो यहाँ पर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए आया है, तो वो यहीं पर आ जाए, क्योंकि फिर उसके पास टाइम नहीं होगा, वो बहुत बिजी रहता है। मौसम ने उसकी कुलीग के साथ चलने को कहा था, मगर वो नहीं आई, उसे छुट्टी नहीं मिली थी। इस वजह से उसे यहाँ अकेले ही आना पड़ा था। वो जैसे ही उसके बताए हुए रूम नंबर पर नॉक करती है तो दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। वो चौंक जाती है और अंदर चली जाती है। मिस्टर शाह, वो आवाज़ देती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और तभी दरवाज़ा फट से बंद होता है तो वो चौंक कर मुड़कर देखती है। सामने खड़ा शख्स उसे घूरता रहता है। वेलकम स्वीट हार्ट, वो कहता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद मौसम का पूरा बदन कांपने लगता है। उसके हाथ में पकड़ी हुई उसकी बहन की रिपोर्ट फाइल ज़मीन पर गिर जाती है। मौसम वहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में छिप गई थी। ये उसकी किस्मत थी या बदकिस्मती कि वो जिस कमरे में थी वहाँ का दरवाज़ा उसे खुला मिल गया था। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था और वहाँ लगे सोफे के पीछे छिप गई थी। उस कमरे में और भी कोई था। बाथरूम से शावर की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मौसम को डर भी लग रहा था कि कहीं उस आदमी ने भी उसे गलत समझ लिया तो। कमरे में हल्की हल्की रोशनी रहती है, लाइट ऑफ रहती है और खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए रहते हैं जिनसे बाहर की रोशनी कमरे में आती है। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, मौसम मन ही मन सोचती है। और तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो और सिमट कर बैठ जाती है। वो शख्स लाइट ऑन करके आईने के सामने खड़ा हो जाता है। मौसम झांक कर देखती है तो दंग रह जाती है। वो रिसान रहता है जो टॉवेल पहने आईने में खड़ा खुद को निहारता रहता है। उसके दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर रहते हैं और तभी वो अचानक मुड़ता है। मौसम छिप जाती है और आंखें बंद कर लेती है, और जब थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है रिसान को अपने बिल्कुल पास बैठा हुआ देख पाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो सिंड्रेला? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछता है। वहीं मौसम का चेहरा पसीने से तरबतर होने लगता है। रिसान उसके सामने सिर्फ टॉवेल में रहता है। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और जाने लगती है, मगर रिसान उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों चौंक जाते हैं। रिसान उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त कौन है? मौसम फिर से सोफे के पीछे छिप जाती है और देखने लगती है कि कौन आया है। रिसान दरवाज़ा खोलता है तो सामने मिस्टर शाह खड़े रहते हैं। ये वही आदमी था जिससे मौसम को यहाँ बुलाया था, पर रिसान उसे नहीं जानता था। यस, रिसान उससे कहता है। एक लड़की मेरे पैसे से भरा हुआ बैग लेकर भाग गई है, तुमने देखा है उसे? उसने लाइट येलो ड्रेस पहन रखी थी और यही कोई 20-21 साल की थी। वो शाह रिसान से अपनी बात कहता है। रिसान चौंक कर मुड़कर देखता है। मौसम और सिमट कर बैठ जाती है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, मैं तो अभी अभी शावर लेकर आया हूँ और दरवाज़ा लॉक था। आप यहाँ के मैनेजर स्टॉप वगैरह से पूछ लीजिए, शायद उन्हें पता हो। ओके। मिस्टर शाह कमरे में झांकने की कोशिश करता है तो रिसान सामने आ जाता है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे चेंज करना है, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, सो प्लीज़, वो कहता है और मिस्टर शाह के मुंह पर दरवाज़ा बंद करके मौसम की तरफ बढ़ जाता है। उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है और कहता है, तो बताओ मुझे, तुमने क्या किया है सिंड्रेला? उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आज ये सब। अब वो उसके सामने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे खड़ा उसे गौर से देख रहा था। इस वक्त वो हद से ज़्यादा हॉट लग रहा था। देखो, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स, पर मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। वो आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे जाना है, देर हो रही है, वो कहती है और उसके साइड से जाने लगती है तो रिसान आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। वो लड़खड़ा कर उसके सीने से टकराते टकराते बजती है। अब रिसान के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था।
छोड़ो मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगी, मौसम कहती है। ओ रियली, तो मचाओ शोर। वो आदमी जिसके तुम पैसे लेकर भाग रही थी वो अभी आ जाएगा। मैंने उसके पैसे नहीं लिए, वो झूठ बोल रहा था। मौसम खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तो सच क्या है तुम मुझे बता दो। मैंने कहा ना, मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। आपको इससे क्या मतलब। देखो, तुम जब तक मुझे नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रिसान कहता है। और तभी मौसम को गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर जोर से दांत काटती है। रिसान तड़प जाता है और उसे धक्का देकर छोड़ देता है। मौसम को मौका मिलते ही वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल वहां से भाग जाती है। रिसान अपनी गर्दन पर हाथ रख के बाहर आता है, मगर तब तक वो यहाँ से बाहर निकल चुकी होती है। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। आईने के सामने खड़ा होकर अपनी गर्दन को देखता है। उस पर मौसम के दांतों के निशान मौजूद रहते हैं, जो कि बहुत गहरे रहते हैं। जरा देखो तो सही, कैसे जंगली बिल्ली की तरह काटा है मुझे। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। अब तो पक्का मुझे तुम्हारे बारे में पता करना होगा। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी सिंड्रेला। कितना दर्द हो रहा है। वो दर्द से करा उठता है। फिर अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है। मेरी बात सुनो, वो एक लड़की की फ़ोटो और डिटेल्स भेज रहा हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानना है। मुझे पता करो कहाँ रहती है और क्या करती है। रिसान फ़ोन पर किसी से कहकर फ़ोन काट देता है। हम जल्दी ही मिलेंगे जाने मन, वो खुद से कहते हुए मुस्कुराता है। फिर उसका हाथ अपनी गर्दन पर जाता है तो वो करा उठता है। ओह, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर अपने क्लाइंट से मिलता है जो उसी होटल में ठहरा था। उस दौरान सबका ध्यान रिसान की गर्दन पर के निशान पर रहता है, जिससे वो बहुत एम्बैरेस फील करता है। जैसे तैसे करके वो मीटिंग खत्म करके वहाँ से अपने दोस्त के क्लिनिक जाता है। उसका दोस्त डॉक्टर अंगद उसकी गर्दन पर लव बाइट देखकर पहले तो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। सच में ये तो बहुत गहरा लगता है, उसने प्यार को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था आई थिंक। अंगद हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ दर्द से तड़प रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है, कुछ कर। मीटिंग में सब लोग इसे ही देख रहे थे। आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड। आखिरकार तुझे भी कोई टक्कर देने वाला मिल ही गया। मिल ही गई। नाम क्या है उसका, उस लड़की का। अंगद उसकी गर्दन पर एंटीसेप्टिक लगाते हुए पूछता है। रिसान कराह कर कहता है, आराम से यार, मुझे दर्द हो रहा है। लड़की नहीं जंगली बिल्ली थी। दोबारा मुझे मिल जाए तो ऐसा दबोचूंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। वो तैस में आ जाता है। ओके, रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। बर्फ़ से सेक लेना 3-4 बार और ये क्रीम लगा लेना। देखना ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के ऊपर सींग। वो हंसने लगता है, मगर कुछ भी कहो उसके हाथ बहुत मजबूत थे। अंगद को अभी तक हंसी आती रहती है। वो उसे एक क्रीम की ट्यूब देता है जिसे रिसान लेकर अपनी जेब में रख लेता है। वो कैसे, रिसान पूछता है। फिर अपना कॉलर ठीक करके निशान वाली जगह पर रुमाल बांध लेता है। तेरी इतनी मजबूत गर्दन को हिला दिया उसने, और क्या। और वो फिर हंसने लगता है। माफ़ करना यार, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। तो तू हंसता रह, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, ज़्यादा मत हंसियो वरना लोग तुझे डॉक्टर नहीं पागल समझेंगे। रिसान उसे घूरते हुए कहता है और चला जाता है। अंगद चुप हो जाता है। आर.के. विला। रिसान अभी अभी अपने ऑफिस से लौटा था और कपड़े चेंज कर ही रहा था कि उसके स्टाफ ने उसे फ़ोन किया था। सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, स्टाफ ने बताया। लड़की मुझसे? देखो, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, उसे कहो कल आए। वो कहता है पर वो बहुत जिद कर रही है। कह रही है आप उसे जानते हैं, कोई मौसम रस्तोगी है। मौसम का नाम सुनते ही रिसान चौंक गया कि वो वहाँ पर क्यों आई है, वो भी इस वक्त। ओके, उसे कमरे में भेज दो। ओके सर, उस स्टाफ ने कहकर फ़ोन काट दिया। और फिर मौसम को देखते हुए स्टाफ ने कहा, आपको सर ने बुलाया है। फिर वो उसे लेकर रिसान के कमरे तक छोड़कर चला गया। मौसम ने उस बंद दरवाजे को अपनी नम आँखों से देखा, फिर अपने कांपते हुए हाथों से उस पर दस्तक दी। कमीन, अंदर से आवाज़ आई थी। मौसम ने इधर उधर देखा। उस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, बस एक बड़ा सा शानदार घर, महंगे फर्नीचर और महंगे शोपीस सजावट। शायद वो अकेले ही रहता था। अच्छा है, फिर मौसम ने मन ही मन सोचा था और फिर अंदर चली गई।
अंदर पहुंचते ही उसने देखा रिसान सिर्फ ट्राउज़र पहने कबर्ड से कुछ निकाल रहा था और उसके कदमों की आहट सुनकर उसकी तरफ पलटा था। उसके हाथ में अब एक ही शर्ट थी जिसे वो पहने हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी शानदार बॉडी पर नज़र पड़ते ही मौसम ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली थी। उधर क्या देख रही हो सिंड्रेला, तुम मुझसे ही मिलने आई हो ना, रिसान उससे कहता है। वो फिर उसकी तरफ देखती है। हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ, वो कहती है और उसके एकदम पास आकर खड़ी हो जाती है। मौसम ने लाइट पिंक कलर की सलवार सूट पहन रखी थी और उसके गले में दुपट्टा झूल रहा था। उसके बाल बिखरे हुए खुले हुए थे और चेहरे पर कुछ लटें आ रही थी। आंखों में नमी की चमक बरकरार थी। होठ बिना लिपस्टिक के गुलाबी साइन कर रहे थे। सांसें महक रही थी। वो बिना किसी मेकअप के भी इस वक्त हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। धीरे धीरे वो रिसान के और करीब आती जा रही थी और जैसे ही उसने रिसान की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, रिसान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रही हो, उसने कहा। वो बुरी तरह चौंक गई। यही तो तुम चाहते थे ना, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे खरीदना चाहते हो, तो लो मैं खुद अपना सौदा करने आ गई हूँ। वाट आर यू क्रेजी। रिसान को उसका बिहेवियर अजीब लगा था। जहाँ तक उसने अभी तक उसे जाना था तो वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो पैसों की खातिर। हाउ मच, मौसम ने फिर से उससे कहा और उसकी तरफ बढ़ी। वाट, रिसान फिर से चौंक गया। कितना देंगे एक रात का, 10 लाख, 20 लाख या फिर 50 लाख। देखो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, बस तुम मुझे 50 लाख दे दो। इतना कहकर मौसम उसकी तरफ बढ़ती है और उसे किस करने लगती है। रिसान को कुछ समझ नहीं आता है कि इस लड़की को अचानक हुआ क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मगर मौसम की करीबी और उसका उसे किस करना रिसान को खुद पर से कंट्रोल खो देता है। जिसके बाद वो मौसम को कसकर पकड़ लेता है और उसको बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। फिर उसका चेहरा ऊपर की तरफ करके उससे कहता है, कहा था मैंने, एक दिन तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। फिर वो उसके गर्दन पर से बालों को हटाकर उस पर झुकता है और मौसम अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिसान फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और लाइट ऑफ करके उसके ऊपर झुक जाता है। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराती हैं और लब भी, और हाथों में हाथ कस जाते हैं। रिसान मौसम पर हावी होने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में बेखबर सोए हुए थे। अगली सुबह होते ही रिसान 50 लाख का चेक उसे देते हुए कहता है, अब तुम मेरी हो पूरे 1 साल के लिए, मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। मौसम चेक लेते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रिसान खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कानों में कहता है, कल की रात बहुत हसीन थी, उम्मीद है कि अब ऐसी रातें हर रोज़ आएंगी। उसकी बातें सुनकर मौसम का दिल जोरों से धड़कता है। वो चौंक कर रिसान को देखती है। वो मुस्कुराते हुए उसे आंख मारता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी आई विंक करता है। मौसम कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधे अस्पताल जाती है और वो चेक वहाँ डॉक्टर को दे देती है ताकि ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाए। कुछ घंटे बाद गुड़िया को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं और वो उसकी माँ बाहर चेयर पर बैठी हुई रहती हैं। करीब 10 घंटे बाद नर्स आकर बताती है कि ऑपरेशन सक्सेस रहा। वो लोग पेशेंट को अभी आईसीयू में रखेंगे 3-4 दिन तक। उसकी माँ और मौसम जैसे ही मिलने आते हैं तभी मौसम का फ़ोन बजने लगता है। और अब, मौसम उठो बेटा, शाम हो चुकी है, तुम्हारा फ़ोन भी कब से बज रहा है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अचानक से नींद से हड़बड़ाकर उठकर बैठती है। ओह, वो सब जो मैंने देखा वो सपना था। वो खुद में बड़बड़ाते हुए दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 7 बजने वाले थे, यानी कि वो बहुत देर से सो रही थी। क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, उसकी माँ उससे पूछती है। हाँ, मैं ठीक हूँ माँ, गुड़िया कहाँ है। वो पढ़ाई कर रही है, मेरे कमरे में है, उसकी माँ बताती है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम, उसकी माँ उसे यूं देखकर पूछती हैं। काम से जा रही हूँ, बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगी, वो कहते हुए वॉशरूम में कपड़े लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और अपने बालों को, चेहरे को ठीक करके अपना पर्स और फ़ोन लेकर बाहर निकल जाती है। आते हुए वो भी अपनी माँ के कमरे के दरवाजे से झांक कर देखती है। उसकी बहन गुड़िया अंदर बेड पर बैठी हुई किताबों में बिजी रहती है।
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरी प्यारी बहन। मौसम उसे देखकर मन में सोचती है और फिर आगे बढ़ जाती है। मौसम परेशान सी अपने कदमों को खींचती हुई उस लंबे ड्राइवे पर बढ़ रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान उससे कहीं ज़्यादा तेज था। उसे वो पल याद आ रहा था जब रिसान ने उसे खरीदने की बात कही थी। उसके मन में एक डर भी था, लेकिन फिर भी उसे अपनी अंधेरी जिंदगी में एक उजाला दिखाई दे रहा था जो उसकी बहन को बचा सकता था। और उसके कदम कुंद्रा मेंशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। कुंद्रा मेंशन की ऊंची दीवारें और जगमगाती रोशनी उसे हमेशा से डराती थी, लेकिन आज वो डर किसी काम का नहीं था। आज उसके पास डरने का वक्त नहीं था। गेट के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। मैडम, आप किससे मिलना चाहती हैं? मौसम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रिसान कुंद्रा से, उनसे कहना मौसम आई है, वो मुझे जानते हैं। गार्ड ने कुछ पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फ़ोन उठाकर बात की। कुछ सेकंड बाद गेट खुल गया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वही जगह, वही घर जहां कुछ महीने पहले एक पार्टी में उसकी ज़िंदगी ने करवट ली थी। आज उसी घर में वो फिर से आई थी, पर इस बार हालात अलग थे। वो किसी ग्लैमर या मज़े के लिए नहीं आई थी। आज उसके कदमों में सिर्फ मजबूरी थी। अंदर का माहौल उतना ही शानदार था जितना वो याद करती थी। झूमर की रोशनी संगमरमर के फर्श पर बिखर रही थी और हर तरफ अमीरी की ठंडी खुशबू थी। नौकरानी ने उसे देखा और कहा, आपको किससे मिलना है? मौसम ने धीमे स्वर में कहा, मिस्टर कुंद्रा से। मैंने पहले भी उनसे मुलाकात की थी। नौकरानी ने सिर हिलाया और फ़ोन पर कुछ कहा। थोड़ी देर बाद पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, वही आवाज़ जो मौसम के दिल में चुभ जाती थी। ओह, तो हमारी सिंड्रेला आ ही गई। रिसान सीढ़ियों से उतर रहा था, हाथ में गिलास, चेहरे पर वही आधी मुस्कान जो उसके अहंकार का हिस्सा बन चुकी थी। काफ़ी वक्त हो गया है तुम्हें देखे हुए। मैंने तो सोचा था तुम अब कभी नहीं आओगी। वैसे सिंड्रेला बोलूं या जंगली बिल्ली? उसने अपने गर्दन पर हाथ मलते हुए कहा। मौसम ने नज़रें नीचे करते हुए कहा, मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ ज़रूरी है। रिसान ने एक व्यंग भरी मुस्कान दी। ज़रूरी? दिलचस्प है। जब लड़कियाँ ज़रूरी बातें करने आती हैं तो आम तौर पर मतलब सिर्फ पैसों से होता है। बताओ कितना चाहिए? मौसम ने अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ा, सांस भीतर खींची और कहा, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा फैल गया। रिसान ने कह भले दिया है, लेकिन मौसम से उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। रिसान का चेहरा पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कान में बदल गया। 50 लाख? बस 50? तुम तो मुझे कहीं सस्ती डील लग रही हो सिंड्रेला। मौसम ने उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस थकान और शक्ति थी। मुझे सिर्फ 50 लाख चाहिए, बस इतना ही। रिसान उठकर उसके पास आया। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। ओह, तो अब तुम भी आ गई अपनी औकात पर। उस दिन पार्टी में तुमने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया था कि हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। तब ये नहीं बोला था कि डील तुम्हें सस्ती लग रही है, और आज खुद बिकने आ गई। मौसम ने गहरी सांस ली। मैं बिकने नहीं आई हूँ, बस मांगने आई हूँ। रिसान हंसा। फर्क क्या है सिंड्रेला, नाम बदल जाता है, मकसद नहीं। वो थोड़ा झुका। जानती हो, तुम मुझे दिलचस्प लगने लगी हो। पहले ना कहा, अब खुद आ गई। लगता है दुनिया का नियम यही है, हर कोई अपनी शर्तों पर बिक ही जाता है। लेकिन बिजनेसमैन हूँ, इतनी बड़ी डील ऐसे ही तो नहीं कर सकता। 50 लाख के बदले मुझे क्या मिलेगा? मौसम ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, तुम कुछ भी समझ लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस पैसे चाहिए। तुम जो भी शर्त रखो, मैं तैयार हूँ। उसने कह तो दिया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। अगर बदले में उसने उसे ही मांग लिया तो? रिसान ने गिलास टेबल पर रखा, थोड़ा ठहर कर बोला, ठीक है, अगर तुम सच में डील करना चाहती हो तो सुनो मेरी शर्त। वो उसके सामने आकर बोला, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख अभी और 50 लाख 1 साल बाद, जब हम तलाक ले लेंगे। मौसम ने चौंक कर कहा, तलाक? हाँ, रिसान ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि इस डील में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1 साल के लिए। मौसम कुछ पल चुप रही। उसके होठ खुले पर आवाज़ नहीं निकली। रिसान मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से यकीन था कि वो मान जाएगी। क्या हुआ सिंड्रेला, डर गई या कीमत थोड़ी और बढ़ा दूँ? मौसम ने गहरी सांस ली।
तुम कह रहे हो 1 करोड़, लेकिन मुझे सिर्फ 50 लाख चाहिए, बस उतना ही। रिसान की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। क्या? मुझे सिर्फ 50 लाख चाहिए? मैं तुम्हारी इस डील के बाकी हिस्से में दिलचस्पी नहीं रखती। रिसान ने पलकें झपकाई, फिर एक ठहाका लगाया। तुम सीरियस हो? कोई लड़की जो खुद मेरे घर आई हो, वो आधे पैसों में डील कर रही है? तुमसे पहले तो कोई भी ऐसी बात नहीं करता। मौसम ने सीधी नज़र से देखा। मुझे जितना चाहिए उतना मांग रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। रिसान उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जैसे उसकी आंखों में कोई रहस्य पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्यों? आखिर सिर्फ 50 लाख क्यों? क्या कोई कर्ज है, कोई ब्लैकमेल, या किसी को इम्प्रेस करना है? मौसम चुप रही। तुम जवाब नहीं देना चाहती? उसने ठंडी आवाज़ में कहा। नहीं, और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जिज्ञासा पूरी करने आई हूँ। रिसान कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर पीछे जाकर सोफे पर बैठ गया। तुम अजीब हो सिंड्रेला, बाकी सब तो बस नोटों की गिनती में खो जाते हैं, पर तुम कुछ छिपा रही हो। मैसम ने आंखें झुका ली। रिसान ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी फाइल उठाई और कहा, ठीक है, अगर तुम 50 लाख पर अड़ी हो तो वही सही, लेकिन शर्तें मेरी होगी। मौसम ने कहा, बोलो। रिसान ने फाइल खोलते हुए कहा, पहली बात, 1 साल तक तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी, मीडिया, परिवार, बिजनेस सर्कल, सबके सामने। दूसरी बात, कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी जी सकती हो, लेकिन मेरे नाम से जुड़ी रहोगी। जब तक मुझसे जुड़ी रहोगी, कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड या किसी लड़के से संपर्क नहीं रहेगा। तीसरी बात, अगर किसी भी वजह से तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। मौसम ने बिना हिचक कह दिया, मुझे मंजूर है। रिसान ने हल्की मुस्कान दी। इतनी जल्दी? तुम्हें तो कम से कम सोचना चाहिए था। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में ऐसी थकान थी कि रिसान भी एक पल को चुप रह गया। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और बोला, कल सुबह मेरे वकील के ऑफिस आ जाना, डील पेपर तैयार रहेंगे। मौसम ने सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। रिसान ने कहा, 1 मिनट। मौसम रुक गई। तुम्हारा असली नाम क्या है? उसने धीमे से कहा। मौसम। रिसान मुस्कुरा दिया। सुंदर नाम है, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा सिंड्रेला ही रहोगी। मौसम बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। बाहर ठंडी हवा थी, लेकिन उसके भीतर गर्म लावा सा कुछ जल रहा था। गेट तक पहुंचते हुए उसने खुद से कहा, तुम कुछ भी समझ लो रिसान, मैं नहीं झुकूंगी। लेकिन उसकी आंखें बताती थी कि वो पहले ही टूट चुकी है। दूसरी तरफ रिसान खिड़की के पास खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सवाल था, आखिर वो सिर्फ 50 लाख ही क्यों चाहती है? वो खुद से बुदबुदाया, शायद सिंड्रेला उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। अगले दिन रिसान के वकील के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर रखा था, हर लाइन ठंडी और साफ। शादी की अवधि 1 साल होगी। दोनों पक्ष एक दूसरे के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसी भी भावनात्मक या शारीरिक अधिकार का दावा कोई नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति पर तलाक होगा और तय राशि दी जाएगी। वकील ने दोनों को पेन दिए। रिसान ने पहले साइन किया, फिर मौसम ने। जैसे ही उसने साइन पूरे किए, रिसान ने कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस सिंड्रेला, अब तुम आधिकारिक तौर पर मिसेस कुंद्रा हो। मौसम ने ठंडे लहजे में कहा, नाम की शादी है रिसान, असल में हम सिर्फ 2 मजबूर लोग हैं जो एक सौदे पर साइन कर रहे हैं। रिसान मुस्कुरा दिया, तुम्हारे जैसा जवाब मैंने पहले किसी से नहीं सुना। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त शाम की धूप सुनहरी हो चली थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन मौसम के कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कनें गूंज रही थी। उसने चेक अपने बैग में रखा, हाथ हल्के से कांप रहे थे। रिसान कुछ कदम आगे खड़ा था, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए। डील पूरी हुई, उसने कहा, जैसे किसी बिजनेस की बात कर रहा हो। मौसम ने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए कुछ बोलना चाहा, फिर बस बोली, मैं शाम तक तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ओह, तुम्हारी बातों में अब भरोसा आने लगा है मिस सिंड्रेला, रिसान ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है तुम देर नहीं करोगी, वरना मैं वेटिंग चार्ज भी जोड़ दूंगा। वो कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़ गई। रिसान ने उसे जाते हुए देखा। उसका मन एक पल को रुक सा गया, पर उसने खुद को फिर वही ठंडेपन में ढाल लिया। सब एक जैसे होते हैं, उसने खुद से कहा, और गाड़ी की चाबी घुमाई। रात को मौसम घर लौटी तो माँ और गुड़िया सो चुकी थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अंधेरे में बैठ गई।
हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने आईने से खुद को देखा। आज उसने खुद अपने आत्मसम्मान का सौदा कर दिया था। चेहरा वही था, लेकिन अब आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने खुद से कहा, बस 1 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर भीतर कहीं उसे पता था कि ये सौदा सिर्फ पैसों का नहीं है, ये उसकी किस्मत का इम्तिहान बनने वाला है। दूसरी तरफ रिसान अपने स्टडी रूम में बैठा था। फाइल उसके सामने खुली थी, पर निगाहें उस पर नहीं थी। वो सोच रहा था, कौन है ये लड़की जो 1 करोड़ की डील को आधे में काट देती है, जो अपनी कहानी छुपा लेती है और फिर भी इतनी मजबूत दिखती है। उसने सिगरेट सुलगाई। धुआं हवा में फैल गया। शायद सिंड्रेला की कहानी अभी बाकी है। उधर मौसम ने टैक्सी ली और सीधे हॉस्पिटल चली गई। रास्ते में उसने कई बार बैग खोला, उस चेक को देखा और मन ही मन खुद से बोली, अब कुछ भी हो जाए मैं गुड़िया को बचा लूँगी। हॉस्पिटल के गलियारे हमेशा की तरह भीड़ से भरे थे। सफ़ेद कपड़ों में भागते डॉक्टर, फाइलों की आवाज़ और बीच में मौसम की थकी हुई सांसें। वो डॉक्टर शर्मा के केबिन तक पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। अरे मौसम बेटा, कैसी हो? डॉक्टर साहब, पैसे का इंतज़ाम हो गया है, आप बस सर्जरी की तारीख तय कर लीजिए। मैं गुड़िया को लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने अपने चश्मे के ऊपर से उसे देखा। तुमने इतनी जल्दी अरेंज कर लिया? वो मुस्कुराई। हाँ, बस हो गया। ठीक है, तो हम प्री सर्जिकल टेस्ट कल से शुरू कर देंगे। मौसम ने सिर हिलाया और धन्यवाद कहते हुए बाहर आ गई। गुड़िया वार्ड में थी, छोटी सी मासूम सी, चेहरा फीका पर मुस्कान वही प्यारी। दीदी, तुम इतनी देर से आई? थोड़ा काम था, अब सब ठीक हो जाएगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। मौसम ने उसका माथा चूमा और खुद को रोने से रोक लिया। वो जानती थी अब जो भी हो उसे टूटना नहीं है। उसी समय दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान ऑफिस में रिसान की कुर्सी पर किसी ने दस्तक दी। सर? हाँ आदिल, रिसान ने फाइल बंद करते हुए पूछा। ये वही आदमी था जिसे रिसान ने मौसम के बारे में सब कुछ पता करने को कहा था। आपने जिस लड़की के बारे में पता लगाने को कहा था मौसम? रिसान ने हल्की सी स्माइल दी। क्या खबर है मेरी सिंड्रेला की? सर, वो शहर के पुराने इलाके में रहती हैं। घर में उनकी माँ और एक छोटी बहन है। कमाने वाली सिर्फ मौसम है। रिसान ने सिर झुकाकर कहा। आगे बोलो। वो अक्सर हॉस्पिटल जाती हैं। रिसान की भौहें सिकुड़ गई। हॉस्पिटल? जी सर, लेकिन वजह नहीं पता चल सकी। शायद किसी की विजिट हो या शायद क्या? रिसान ने तीखे स्वर में पूछा। शायद वो खुद बीमार हो। कुछ सेकंड तक कमरा बिल्कुल चुप रहा। फिर रिसान कुर्सी पर पीछे झुका, उंगलियों से ठोड़ी छुई और बुदबुदाया। तो ये कहानी कुछ और भी है। उसके चेहरे पर अब व्यंग नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। देखो आदिल, पता लगाओ कि वो हॉस्पिटल क्यों जाती है, कौन सा विभाग, कौन सी यूनिट, सब पता करो। जी सर। आदिल चला गया। रिसान कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर शाम का सूरज ढल रहा था। हवा में धूल और ठंडक थी। क्या वो सच में बीमार है, उसने सोचा, या फिर कोई और कहानी है? वो अपने ही सवालों में उलझ गया। पहली बार किसी लड़की को लेकर। दिवाली की तैयारियों और बहुत सारे फेस्टिवल्स के बीच में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था इस चैनल पर कहानी पोस्ट करने के लिए। आज बहुत टाइम निकाल कर और बहुत मेहनत करके मैंने आप लोगों की डिमांड पर ये पार्ट तैयार किया है। अगर कहानी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस कहानी का अगला भाग अगर आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।